पैराबोला में अब एक बार रिजल्ट्स को हम कंपाइल कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अगर ये पॉइंट P है विच इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये Q मान लिया, ये N मान लिया, ये T मान लिया। तो फिर जो टेंजेंट की इक्वेशन है दैट इज टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो है वाई माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यू प्लस 280 एन 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। तो उससे क्या हुआ कि ये हमेशा 2a आएगा। जो अदर एंड ऑफ नॉर्मल है दैट इज माइनस टी माइनस 2/t। ये वाला पॉइंट इज माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0 माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। ये ठीक है, ये रिजल्ट हम अभी तक निकाल चुके हैं। और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/t। ठीक है, एम स्लोप के टेंजेंट का इक्वेशन mx प्लस a बाई एम हो गया, और एम स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन mx माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am हो गया। अगर इसका स्लोप m है, ऑफ कोर्स ये m अलग है वो m अलग है, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट एक रिजल्ट ये था कि अगर हमने मान लिया T1 एंड T2 पे टेंजेंट्स ड्रॉ किया, तो जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2 आएगा। और इसी पॉइंट पे अगर हमने नॉर्मल्स ड्रॉ किए तो जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो ऐसे आएगा 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 कॉमा माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2 ये आएगा। ठीक है, रिजल्ट 1। रिजल्ट 2 कि अगर दो नॉर्मल हमने खींचा और वो अगर वापस पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो T1 T2 2 आता है। दिस ऑल्सो वी हैव डन। इतना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, फिर एक रिजल्ट 3 था कि अगर हमने एक पॉइंट है पी एच कॉमा के, वहाँ से अगर हमने नॉर्मल्स ड्रॉ किए तो T1 T2 T3 मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स खींचे जा सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, एंड इक्वेशन जो बनेगा वो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसी में h कॉमा के रख लिया, तो ये क्यूबिक ऐसे बनता है ए टी प्लस 2a माइनस एच टाइम्स टी माइनस के बराबर 0। और यहाँ से सिग्मा T1 0 आ जाएगा, सिग्मा T1 T2 2a माइनस एच अपॉन ए आ जाएगा, एंड पाई T1 विल बी के बाई ए आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अब आगे चलते हैं। For y square is equals to 4ax, for x square is equals to 4ay।
ठीक है। इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट क्या था, 80 स्क्वायर 280, और चलो इसके लिए b ले लेते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा 2bt, bt स्क्वायर। इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या था, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। मतलब ये जो पैराबोला है ये ऐसे वाला पैराबोला है, ठीक है। तो इसके टेंजेंट और नॉर्मल के रिजल्ट्स याद करने का तरीका एक ये है, ठीक है, कि जो हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो ऐसे वाला पैराबोला है, इसके हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन वाले इक्वेशन में पैरामीट्रिक पॉइंट पे जो इक्वेशन आ रहा है, टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करें केवल, उसमें हमने क्या किया, जो पैरामीट्रिक इक्वेशन वाला इक्वेशन है, पैरामीट्रिक पॉइंट वाला जो इक्वेशन है, उसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लिया, और एक्स और वाई को इंटरचेंज करने से इसके इक्वेशन आ जाएंगे, फिर वहां से एम स्लोप का हमने इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। एम स्लोप वाले में एक्स और वाई इंटरचेंज नहीं किया, ये ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या है कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है टेंजेंट का एंड नॉर्मल का, उसमें एक्स और वाई इंटरचेंज किया, फिर वहां से एम वाला डिराइव कर सकते हैं, और ये याद रखना है। तो जैसे इस वाले इक्वेशन में हम x और y इंटरचेंज करेंगे तो याद जाएगा tx इज इक्वल टू वाई प्लस a की बजाय यहाँ b यूज करें तो bt स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू tx माइनस bt स्क्वायर। अब यहीं से m स्लोप का इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं कि y को एक तरफ किया, बाकी सब को दूसरी तरफ किया, जो भी x के साथ आया उसको m बोल दिया। तो इसको अगर हमने m बोल दिया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस बी एम स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही फिर नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मल की इक्वेशन इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए थी y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब प्लस 280। इसमें हमने क्या किया, x एंड y को इंटरचेंज कर दिया, तो इस वाले पैराबोला के लिए आ जाएगा x बराबर माइनस टी वाई प्लस बी टी क्यूब प्लस 2bt, ये आ जाएगी। ये मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट P. This is equation of normal at 2bt, bt स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि y को एक तरफ ले गए तो y इधर आ गया माइनस 1/t(x) प्लस bt स्क्वायर प्लस 2b। इसको इधर ले गए तो इधर टी वाई आ गया, x को उधर ले गए तो माइनस एक्स की तरह गया, फिर t से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब इसमें अगर हमें m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए तो y को एक तरफ किया, बाकी सबको दूसरी तरफ किया, x के साथ जो आया उसको m बोल दिया और सब कुछ m में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स। तो t और m में क्या रिलेशन आ गया, एक दूसरे का नेगेटिव हो गया, प्लस रेसिप्रोकल। तो ये कितना हो जाएगा, b अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2b। ये हो गया इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप m, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद स्लोप m। ये आ गया। ठीक है, इनको याद कर लो। हमने देखो सर्किल में एक आर्टिकल पढ़ाया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर कोनिक करके या जनरल रिजल्ट्स फॉर कोनिक करके, ऐसे कोई हेडिंग होगा,
और वो पढ़ाने के लिए हमने ये सब पढ़ाया था, टी बराबर 0 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, टी बराबर S1 कॉर्ड का इक्वेशन होता है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। वो पढ़ाने के बाद हमने ये बोला था कि 30% कोनिक सेक्शन यहीं कवर हो गया, तो बिल्कुल सही बात है। पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन SS1 बराबर टी स्क्वायर होता है, तो ये सब हम ऑलरेडी सर्किल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसमें वो वाला जो पार्ट है वो पूरे कोनिक के लिए सेम है, चाहे वो सर्किल हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सब में वो वाला पार्ट चलेगा। तो दैट पार्ट हैज़ बीन कवर्ड, ये ठीक है, पैराबोला की तरफ से भी वो कवर किया गया है। तो बस अभी हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, अदरवाइज वो पार्ट वहाँ पे कवर हो चुका है। तो जिस बच्चे को अगर थोड़ा सा रिकॉल करने में दिक्कत आ रहा है तो हम ये बोलेंगे वो पर्टिकुलर लेक्चर जो है सर्किल का वो जरूर जाके एक बार देख लें, ठीक है। देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ओवर हियर, यू विल बी एबल टू फॉलो जो अभी आगे क्वेश्चंस कराएंगे हम, तो ठीक है। तो पहले कुछ प्रॉपर्टी कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन पैराबोला। अब देखो इसमें भी इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कितनी प्रॉपर्टीज याद करना चाहते हैं, ये ठीक है। काफ़ी जो प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे लिखाया जाएगा उसको वी कैन ट्रीट एज ए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी हमें याद भी रखनी चाहिए। तो अभी तो हम पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कर लेते हैं जो हमें याद रखना है। देखो इसमें दो पार्ट है। ठीक है, चलो ये हो गया, हमने पॉइंट पी लिया, उस पर टेंजेंट खींचा, और उस टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा, टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस। तो अब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट किस किस के कोऑर्डिनेट्स, पी के तो ए टी स्क्वायर 280 है ही, ठीक है। इधर से चालू करते हैं, टी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। कैसे, टी जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसमें वाई को 0 रख दो तो एक्स कितना आ जाएगा, माइनस ए टी स्क्वायर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। फिर
ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। N1 जो हो गया वो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, तो वो -a,0 आएगा, ये ठीक है। फिर ऑफ कोर्स वर्टेक्स आ गया, उसमें कुछ लिखना नहीं है। फोकस SA,0 होगा। Q, ये वाला जो पॉइंट Q है, अगर ये AT स्क्वायर 280 है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका भी सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर 0, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद N के कोऑर्डिनेट्स, इसका इक्वेशन है नॉर्मल का इक्वेशन -TX + AT³ + 2AT। तो N के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए y को 0 रखा, एक t कैंसिल कर दिया, दिस ऑलरेडी वी हैव डन। तो 2a + AT² आ गया, 0, फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, PC जो है, PC ये x + a हो गया, ये ठीक है। PC एंड PS बेसिकली डेफिनेशन से, पैराबोला की डेफिनेशन से, पॉइंट P का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से एंड फोकस से बराबर होता है, और वो हमने बोला था कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, a + AT², तो a + AT² हो गया, ठीक है। अच्छा, ST अगर हम निकालें तो ये AT² है प्लस ये a है, तो ये ST के बराबर भी है, ये ठीक है। 0 से लेके OS जो है वो तो a हो गया, और OT जो है वो t का x कोऑर्डिनेट -AT² है, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो क्या बोलते हैं, AT² हो गया, तो AT² में ये a जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, n का कोऑर्डिनेट कितना है, 2a + AT², ये कितना है a, तो अगर ON में से OS घटा दें तो SN बचेगा, तो SN क्या बचेगा, ON, मतलब ये तो सिंपली 10वीं की मैथमेटिक्स है, इसमें तो घटाना वटानी है बस। ON है 2a + AT², उसमें से OS a घटा दें तो यही बचेगा a + AT²। उसका मतलब क्या है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू SN। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। PC एंड PS बराबर है पैराबोला की डेफिनेशन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक इसमें अब रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट इसी की वजह से बन गए। उसकी वजह से क्या रिजल्ट बन गए, पहले तो PTS ये वाला जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि इसमें ये भी a + AT² है, ये भी a + AT² है। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बराबर हो गया, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट इधर थीटा बना रहा है तो इसके साथ भी इधर थीटा बनाएगा, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो गया। ये थीटा क्यों हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर इधर एंगल थीटा आ रहा है तो इधर भी आएगा। ये एंगल थीटा क्यों हो गया, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के साथ एक तीसरा लाइन इक्वल एंगल बनाएगा। तो उससे क्या पता लगा कि SPC ये जो पूरा एंगल है इसको टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इधर भी थीटा आ गया, इधर भी थीटा आ गया, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे ST और SN बराबर थे, तो ये जो NPT ट्राइंगल है, NPT कौन सा ट्राइंगल है, देखो इसको सोचने में टाइम लगेगा, तो यू आर सपोज टू अगेन वॉच द वीडियो। अगर नहीं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉलो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा उसको वीडियो को देखो, क्योंकि काफ़ी रिजल्ट स्टफ कर रखा है हमने इसमें। तो ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, वैसे तो ये 10th का ही मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये जो ट्राइंगल है NPT, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है, अभी हमने बताया ना ST और ये SN, ये ठीक है, ST और SN दोनों बराबर हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, STN का मिड पॉइंट हो गया। तो मतलब अगर हमने पैराबोला पे किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट को उठा के हमने उस पर टेंजेंट खींचा एंड नॉर्मल खींचा, तो वो पैराबोला के एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये ठीक है, N पे और T पे, उसका मिड पॉइंट हमेशा ही फोकस आएगा। ये एक प्रॉपर्टी हो गया।
उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल एन पी टी है विच इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, उसके लिए जो एस है वो सरकम सेंटर का काम करेगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर होता है। ठीक है। तो अब इन सब रिजल्ट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट 1 एज एस टी बराबर एस एन, दिस इंप्लाइज एस इज मिड पॉइंट ऑफ टी एन। दिस इंप्लाइज इन ट्राइंगल पी टी एन S is circumcenter। ये ठीक है, S is circumcenter, that is midpoint of S is circumcenter मतलब midpoint of hypotenuse। This is midpoint of hypotenuse। ये हो गया हमारा रिजल्ट 1। मतलब इस ट्राइंगल पीटीएन को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे वर्ड्स में, कि टेंजेंट नॉर्मल एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका सरकम सेंटर हमेशा ही फोकस आता है। ये हो गया, ये तो हो गया रिजल्ट 1। रिजल्ट 2 इन ट्राइंगल पीटीएस इस वाले ट्राइंगल में एज एस टी बराबर एस पी, दिस इंप्लाइज एंगल पी टी एस, मतलब एस टी बराबर एस पी हो गया, तो मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो जो एंगल पी टी एस है और जो एंगल टी पी एस है वो दोनों थीटा के बराबर हो गए से। ठीक है, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब जो एंगल पीटीएस है दैट इज ऑल्सो एंगल टी पी सी। ये जो एंगल है ये फिर इसके बराबर भी है थीटा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए एंगल है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लगा, दिस इंप्लाइज पी टी बाइसेक्ट द एंगल एस पी सी। ये ठीक है, और एंगल इंक्लूडेड बिटवीन फोकल रेडियस। फोकल रेडियस का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट की फोकल रेडियस का मतलब क्या है, उस पॉइंट को फोकस से मिलाया तो जो लाइन सेगमेंट आया वो फोकल रेडियस आ गया। तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पी एस। अगर हम बोलेंगे पॉइंट पी की फोकल रेडियस क्या है तो पी एस, एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन फोकल रेडियस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। ये ठीक है, जो पॉइंट पी है उससे हमने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पी सी। तो ये ऐसे बोला है कि पी एस एंड पी सी के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन फोकल रेडियस एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स इज बाइसेक्टेड बाय टेंजेंट। ठीक है, तो उसके लिए ये लाइन एंगुलर बाइसेक्टर है। ये लाइन क्या है, टेंजेंट जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो इसका अब फॉल आउट क्या होगा, ये ठीक है। अब इसका यूज क्या कर सकते हैं कि पैराबोला की क्या बोलते हैं, दिस इंप्लाइज नॉर्मल विल बी एक्सटर्नल एंगुलर
बाइसेक्टर ऑफ एंगल SPC। पहले पार्ट में तो हमने बोला कि जो SPC है मतलब फोकल रेडियस एंड परपेंडिकुलर के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है उसको टेंजेंट बाइसेक्ट करेगा। पहले तो हमने ये बोला। फिर हमें पता है कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो अगर टेंजेंट एक एंगुलर बाइसेक्टर है तो नॉर्मल दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी, ये फोकस है, हमने पॉइंट P से ज्वाइन किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो एंगल है, ठीक है, इसको भले ही ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये जो एंगल है दिस इज बाइसेक्टेड बाय टेंजेंट। तो मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये तो हो गया टेंजेंट, ये हो गया नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है एंड एंगुलर बाइसेक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एक बाइसेक्टर टेंजेंट है तो दूसरा बाइसेक्टर ये नॉर्मल हो गया, तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इधर बचा है। ठीक है, तो ये एंगल हो गया π/2 माइनस थीटा एंड ये एंगल भी हो गया π/2 माइनस थीटा। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि नॉर्मल विल बी द अदर बाइसेक्टर। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल ऐसे रे भेजें तो वो पैराबोला से रिफ्लेक्ट होके ऐसे फोकस से पास करेगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ ये दोनों लाइन इक्वल एंगल बना रहा है। तो ये अगर इंसिडेंट रे की तरह काम कर रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे की तरह काम करेगा। ठीक है, दोबारा एक बार थोड़ा सा अच्छा ग्राफ बना लेते हैं। हमने क्या बोला कि ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, कोई भी हमने हॉरिजॉन्टल रे ऐसे भेजा तो जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल है तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो इस डायरेक्ट्रिक्स एंड इस पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन किया फोकस से, इसके बीच में जो एंगल है वो टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर इसके बीच के एंगल को नॉर्मल भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, मतलब ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो अगर हमने कोई रे ऐसे भेजा विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगा। ठीक है, जो कोई भी लाइट रे है वो अपना पाथ ट्रैवर्स कर जाएगी उल्टा। तो अगर हमने एस पे से अगर कोई रे निकले, ठीक है, अगर कोई रे फोकस से ओरिजिनेट हो तो वो उल्टा हो जाएगा कि वो ऐसे जाके पैराबोला से रिफ्लेक्ट होके वो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं, इसको और आगे बढ़ाया तो अब ये एस से ओरिजिनेट हो रहा है तो अब ये वापस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये पे क्या प्रॉपर्टी है कि अगर पैराबोला में कोई भी रे एक्सिस के पैरेलल आया तो वो दो बार रिफ्लेक्ट होके वापस पैरेलल चला जाएगा। ये चीज हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो इसी बात को लिख लेते हैं। क्या है ये? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। A light ray moving parallel to या traveling parallel to axis of the parabola will pass through focus after reflection from the parabola। ठीक है, will pass through focus after reflection from the
ठीक है, ये हमारी होगी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। ठीक है, और क्या है, अगर हमने ए के कोऑर्डिनेट्स निकाले तो वो आ जाएगा 0,80। ए के कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे x को 0 रख दिया तो y बराबर कितना आ जाएगा 80। अब तुम ये देखो ट्राइंगल AOT, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल TPQ, ये वाला ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है और सिमिलर ट्राइंगल है। ऑफ कोर्स ये 80 स्क्वायर है, ये भी 80 स्क्वायर है, ठीक है। टी का जो कोऑर्डिनेट था वो -80 स्क्वायर था, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो 80 स्क्वायर है, तो ओ जो है वो मिड पॉइंट हो गया। इसीलिए ये ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है तो ए भी मिड पॉइंट हो गया पीटी का, और इसका ये आधा हो गया क्योंकि ये 280 है, ये 80 है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए रिजल्ट 4 क्या आ गया कि इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द पॉइंट एंड एक्सिस विल बी बाइसेक्टेड बाय टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट between the point and axis of the parabola, मतलब we are talking about PT, is bisected by tangent at vertex। ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब वाई एक्सिस इस वाले केस में। ठीक है, तो इसने क्या बोला, पीटी का मिड पॉइंट ए है, मतलब ये नट शेल में इसने क्या बोला, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पीटी। ठीक है, अब देखो यहां से एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आ गया, एज ट्राइंगल PTS is आइसोसेलेस। ये ठीक है, ये अभी हमने बताया था PS, और ये तो दिख रहा है थीटा थीटा, इसलिए तो बोला था ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है क्योंकि ये भी a + 80 स्क्वायर है, ये भी a + 80 स्क्वायर है। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है इसका मिड पॉइंट A है। तो अगर मैं S से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो वो A पे आके गिरेगा, क्योंकि जो इक्वल साइड्स हैं, तो इस वर्टेक्स से अगर मैं तीसरी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो मिड पॉइंट पे आके गिरेगा। तो अगर ए मिड पॉइंट है पीटी का, तो फोकस से परपेंडिकुलर ए पे जाके गिरेगा। एस PTS इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ठीक है, विद PS बराबर ST, एंड ए इज midpoint of PT, hence A is midpoint of PT, hence SA will be perpendicular to PT। मतलब अगर मैं A को S से ज्वाइन कर लूँ तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू PT। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने कोई भी टेंजेंट लिया, उस टेंजेंट पे अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किसी भी टेंजेंट पे अगर फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो टेंजेंट के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, टेंजेंट के ऊपर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा ए, वो हमेशा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहां से प्रॉपर्टी क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट will be tangent at foot of perpendicular from focus to any tangent। ये ठीक है, मतलब कोई भी टेंजेंट लिया PT, उसके ऊपर हमने
फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए है ये, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट विल lie at tangent at vertex. दोबारा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस मतलब एस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी भी टेंजेंट पे, तो टेंजेंट अगर हमने पी पे खींचा, उस पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमने अलग अलग टेंजेंट खींचा, मतलब यहाँ पे खींचा, यहाँ पे खींचा। अगर मैं फोकस से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे भी टेंजेंट वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ज्वाइन करूँ, कोई भी टेंजेंट खींचा, ये उसने वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट किया, उस पॉइंट को मैंने अगर फोकस से ज्वाइन किया, तो वो जो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही आएगा, ये बोला इसने, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया रिजल्ट 5। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे रिजल्ट लिख लेते हैं अलग अलग, तो आसानी रहेगी। रिजल्ट 6, रिजल्ट 6 क्या है कि हमने कोई भी फोकल रेडियस लिया एस पी, इस पे अगर सर्कल ड्रॉ किया डायमीटर मान के, तो वो सर्कल हमेशा वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो गया, कैसे टच करेगा, देखो अभी हमने बोला था कि पी पे जो टेंजेंट खींचा और यहाँ से जो परपेंडिकुलर खींचा वो यहाँ पे आएगा पॉइंट ए पे, पॉइंट ए बोल रखा था उसको हमने। तो अगर मैंने पी एस को डायमीटर माना और एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ए से तो पास करेगा ही करेगा, क्योंकि ए पे 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। बट वो ए पे वाई एक्सिस को भी टच करेगा, ये कैसे क्यों टच करेगा वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रूव कर सकते हैं। इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर मेरे को टी पता है तो डायमीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिख लो, वो देख लो अपने आप वो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा, ठीक है। ए से पास करेगा एंड वाई एक्सिस को टच करेगा, तो दोनों मिला के ए पे ही टच करेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एनी सर्कल, ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे लिखते हैं, दिस सर्कल ड्रॉन on any focal radius as diameter will touch tangent at vertex। ये ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो गया, और जिसे हम बोलते हैं ना कि समझने के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, सर्कल विद पी एस एज डायमीटर विल टच वाई एक्सिस, ये बोला जा रहा है इसमें। और देखो इसी के बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 7। अगर हमने पी एस लिया, इस पे सर्कल खींचा, वो तो वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। अगर हमने पी एस की बजाय पूरा फोकल कॉर्ड ले लिया, ये पी क्यू, और इस पे डायमीटर मान के सर्कल खींचा, तो वो हमेशा कहाँ टच करेगा, डायरेक्ट्रिक्स को। ये मान लिया P है, ये Q है। अब इसके जो प्रूफ है वो तुम आराम से दे सकते हो कि जो पॉइंट P है उसको मैंने T बोला, तो जो पॉइंट Q है वो -1/T हो जाएगा अदर एंड ऑफ फोकल कॉर्ड वाली चीज यूज करके। तो इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से डायमीट्रिक फॉर्म में। जब सर्कल का इक्वेशन आ गया, अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा है। तो एक सर्कल एक लाइन को टच कर रहा है, ये कंडीशन सर्कल में पढ़ाया गया था।
तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी फोकल कॉर्ड, ये ठीक है, यहाँ पे फोकल रेडियस बोला था तो इतना सा पार्ट था, फोकल कॉर्ड मतलब पूरी कॉर्ड, तो ये भी सर्कल पे ये भी सर्कल पे, तो पी क्यू कॉर्ड हुआ, उसको डायमीटर मान के जो सर्कल खींचा एज डायमीटर विल टच। अच्छा वाई एक्सिस अलग है, वाई एक्सिस तो यहां रह गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, वाई एक्सिस तो ये है, ये अलग चीज अलग लाइन है। विल टच डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट 7। और आगे चलते हैं, रिजल्ट 8। रिजल्ट 8 क्या है कि अगर हमने कोई भी फोकल कॉर्ड लिया, जैसे पी क्यू एक फोकल कॉर्ड है, ठीक है, इसके अगर हम एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर भी चुके हैं, अगर हम किसी भी फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है ये, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, ठीक है। तो टेंजेंट्स drawn at ends of a focal chord, ठीक है, फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हो गया, देखो अगर ये t है तो ये हो गया -1/t, इसका स्लोप कितना होता है 1 अपॉन पैरामीटर, तो उस हिसाब से इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1 अपॉन इतना -t, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया। तो उससे हमें क्या पता लगा कि ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड विल इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, and these two tangents will intersect on directrix. ठीक है, रिजल्ट 9। रिजल्ट 9 में बेसिकली यही डायग्राम चल जाएगा। जैसे ये वाला जो पॉइंट है, इस कॉर्ड के लिए T1 T2 -1 हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है ये मान लिया R है, तो वैसे पॉइंट होता क्या है, A T1 T2 A T1 + T2 ये होता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे -a, वो तो चाहे बोल दो कि डायरेक्ट्रिक्स पे है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x + a = 0, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -a। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं A T1 T2 में फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 -1 है तो -1 है। अच्छा ये क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट T1 एंड T2, और A T1 + T2 में क्या करेंगे, T1 की जगह T रख दिया तो A × T, T2 की जगह -1/T रख दिया, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को R के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और S के कोऑर्डिनेट्स पता हैं A, 0, ठीक है। अगर हम इसका स्लोप निकालें RS का, एंड अगर हम PS का स्लोप निकालें,
तो उन दोनों का प्रोडक्ट 90 आएगा, तो मतलब ये 90 होगा। सही है, मतलब कोई भी फोकल कॉर्ड है, उसके एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो क्या क्या रिजल्ट हमें पता लगा कि एक तो वो टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने बेसिकली आर बोला है। तीसरा क्या है कि अगर आर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं उसी की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे, आर के लिए तो पी क्यू कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है क्योंकि यहां से हम टेंजेंट खींच रहे हैं, तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा फोकस आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे बोलो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी टेंजेंट लिया, उसका इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये ठीक है, मतलब पी आर, वो हमेशा फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। तो इसी को लिखते हैं लैंग्वेज में, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट, इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ एनी टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये ठीक है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट पी आर विल मेक 90 डिग्री एट फोकस। ठीक है, इसी को हम ऑल्टरनेटिवली कैसे बोल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दैट इज फॉर एग्जांपल आर, कोई भी पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स, वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स टू इट्स chord of contact, that is PQ, is always focus. It is always focus. तो अगर हमने R से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसी की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे, मतलब PQ पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा कहां पे आके गिरेगा, फोकस पे। ये लिखा है नटशेल में। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y विद स्लोप 3। क्वेश्चन 2, फाइंड normal to x square is equals to minus 16y which is perpendicular to 3x plus 4y plus 9 is equals to 0. Question 3, find
इक्वेशन ऑफ कॉमन tangent टू y square is equals to 8x and x square is equals to 4y. Question 4. Find equation of common tangent to y square is equals to 8x and x square plus y square is equals to 4. Question number 5. Find locus of midpoint of normal chords of the parabola y square is equals to 8x. Question number 6. Find locus of midpoint of focal chord of the parabola y square is equals to 4ax. तो अब कर लेते हैं भाई एक एक क्वेश्चन. सोल्यूशन फर्स्ट. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y. देखो इफ़ यू रिमेंबर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का हमने टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर वाला इक्वेशन लिखा था. फिर वहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by में हमने क्या बोला था, इसमें एक्स और वाई इंटरचेंज कर लो तो टी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस बी टी स्क्वायर आ गया था. और यहाँ से m में कन्वर्ट कर लिया, मतलब y को एक तरफ किया बाकी सबको दूसरी तरफ किया. x के साथ जो आ जाए उसको m बोल दो. तो ऐसा करने से तो क्या होगा, t और m में एक इक्वेशन आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा. और उस रिलेशन को यूज़ करके बचे हुए पैरामीटर को भी m में कन्वर्ट कर दो. तो उस हिसाब से इसका इक्वेशन आ जाएगा mx माइनस बी एम स्क्वायर. ये इक्वेशन आ गया. ठीक है. तो जो इसने पैराबोला दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y. तो दैट मीन्स b का वैल्यू तो कितना हो गया 2 और m का वैल्यू हो गया 3. तो रख दो यहाँ पे. तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस b इंटू एम स्क्वायर 9. और फाइनल इक्वेशन हो गया y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 18. ये आंसर आ गया पहले पार्ट का. दूसरे पार्ट का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस. अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के लिए नॉर्मल का इक्वेशन क्या था, x y इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब प्लस 2at ये था. और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by के लिए हमने क्या किया कि x और y इंटरचेंज कर लो. तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस टी वाई प्लस बी टी क्यूब प्लस 2bt. यहाँ से इसको m स्लोप के फॉर्म में लिख लिया प्लस 2b अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2b. ये आ गया था. तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 16y, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4by, तो माइनस 4 रख सकते हैं. और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसने बोला कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है,
इसका स्लोप कितना है -3/4, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा 4/3, तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए 4/3, तो रख दिया यहाँ पे। तो y इज इक्वल्स टू 4/3x प्लस b की वैल्यू -4/16/9 प्लस 2b मतलब 8, तो ये 4 से ये 4 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 4/3x -9/4 -8, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 4/3x 41/4, ये आंसर आ गया। तो y इज इक्वल्स टू 4/3x -41/4, दिस इज आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस। अगर ऐसे दो कोनिक के बीच में उसने बोला कि कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, तो हमारे स्टैंडर्ड अप्रोच क्या रहेगा कि दोनों के लिए m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो। ठीक है, अब दोनों में m स्लोप वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे इक्वेशन आएगा y बराबर mx प्लस समथिंग, तो y बराबर mx वाला पार्ट दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, कॉमन टेंजेंट मतलब टेंजेंट जो दोनों कर्व के लिए कॉमन हो। ठीक है, अब वो जो लाइन लिखा जाएगा उसका जो स्लोप होगा वो तो फिक्स ही होगा, वो तो दोनों के लिए सेम ही चीज़ आएगी, दोनों कर्व के लिए m जो है वो सेम ही होगा। ऐसा थोड़ा कि एक पैराबोला पे तो उस लाइन का स्लोप हम 5 ले लें और दूसरे पैराबोला पे कुछ और ले लें, अगर लाइन सेम है तो उसका स्लोप भी सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन 3 में मतलब उसने क्या बोला है कि एक तो ऐसे पैराबोला हो गया, ठीक है, एक ऐसे पैराबोला हो गया, तो इन दोनों का जो कॉमन टेंजेंट आ रहा होगा कुछ ऐसे, तो इस लाइन की इक्वेशन तो इस पैराबोला की तरफ से भी आनी चाहिए और इस पैराबोला की तरफ से भी आनी चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन मान लिया अगर ये P है और ये Q है, तो पी क्यू की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की तरफ से तो आएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ठीक है, और इसी की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by के हिसाब से अभी हमने लिखा था -bm², ये होता है। अगर ये दोनों लाइनें सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो इनका हम कांस्टेंट टर्म इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर सेम ही लाइन है तो इतना पार्ट तो वैसे ही सेम है। अगर दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। अब कोफिशिएंट कंपेयर करने में यहाँ पे क्या है कि एक कोफिशिएंट बराबर है तो बाकी कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं अगर एक कोफिशिएंट बराबर है तो, इसलिए हमने इसको इक्वेट कर दिया। तो a का वैल्यू कितना हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का मतलब क्या है a बराबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का मतलब क्या है b बराबर 1, तो a बराबर 2/m माइनस 1 इंटू एम स्क्वायर या फिर n क्यूब इज इक्वल टू -2 या फिर m बराबर -2 का क्यूब रूट। क्यूब रूट के अंदर तो माइनस भी आ सकता है और माइनस बाहर आ जाएगा, -2 का क्यूब रूट लिखो या 2 के क्यूब रूट का माइनस लिखो, दोनों ही की बात है। ये हो गया। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन तो वो आ जाएगा y, मतलब कोई भी इक्वेशन में m उठा के रख दिया, यहाँ से मान लिया इसमें रख दिया, तो इस वाले केस में m की वैल्यू कितनी है -2 का क्यूब रूट टाइम्स x माइनस b की वैल्यू 1 है m स्क्वायर, तो m का स्क्वायर करेंगे तो ये 2/3 होगी। ये हो गई कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेंजेंसी कंडीशन है
टेंजेंसी कंडीशन क्या है, सर्किल के लिए होता है, स्टैंडर्ड सर्किल के लिए होता है सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1+m² होता है। पैराबोला के लिए होता है सी बराबर a/m, ठीक है। और अगर ये दूसरा पैराबोला है तो अब उसके लिए क्या बता सकते हैं, सी बराबर -bm²। तो अगर कॉमन टेंजेंट की बात करें स्टैंडर्ड कर्व के लिए तो हम दोनों के c को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि y बराबर mx वाला पार्ट तो वैसे ही सेम होगा। टेंजेंसी कंडीशन में जो c आता है उसको दोनों के लिए बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कर्व स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर क्या करेंगे। अगर कर्व स्टैंडर्ड नहीं है तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक तरीका तो यह है कि जो हमने लाइन एंड पैराबोला में बोला था कि अगर एक लाइन एक पैराबोला को टच कर रहा है, ठीक है, तो रिपीटेड रूट आएगा उस लाइन को और पैराबोला को सॉल्व करने पे। तो ये वाली बात हर कोनिक पे एप्लीकेबल है, सारे कोनिक के लिए वैलिड है। तो अगर मान लिया हमने 2 कोनिक दिया, उसमें एक तो स्टैंडर्ड कोनिक हो जाए, जैसे मान लिया पैराबोला हो गया, और दूसरा कोई जनरल कोनिक आ जाए, मतलब उसमें टिल्टेड कोनिक आ जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड वाला है उसके हम एम स्लोप के इक्वेशन लेके, मतलब ये मान लिया हमें पता लग गया, इसको हम दूसरे कर्व के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके डी को 0 कर दिया, सही है। ये तो जब मैंने बोला जब दोनों कर्व स्टैंडर्ड ना हो। अगर स्टैंडर्ड है तो सीधा सीधा ये सी को बराबर कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस, तो y² इज इक्वल टू 8x एंड ये सर्किल भी स्टैंडर्ड है, तो इसके लिए तो होता है c² r² 1+m² होता है, और इसके लिए c a/m होता है। तो यहाँ से c² बराबर c² करेंगे तो a²/m² बराबर r² 1+m² आ जाएगा कॉमन टेंजेंट के लिए, ठीक है, फॉर कॉमन टेंजेंट। अब a² का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है तो ये हो गया 4/m²। r² का वैल्यू कितना है 4, 1+m²। अब ये 4 4 कैंसिल हो गया तो आ गया m² का स्क्वायर प्लस m² -1 बराबर 0। तो m² आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट b² -4ac, तो 1 + 4/2a। तो एक तो आ जाएगा -1 माइनस √5/2, एक आ जाएगा -1 प्लस √5/2। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता m² का वैल्यू, तो m² आ गया √5 - 1/2। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √5 - 1/2 ये आएगा, ठीक है। अब m की वैल्यू उठा के रख लो, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बोला है तो किसी में भी रख लिया, तो कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा, प्लस a/m। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी थी, प्लस माइनस √5 - 1/2 x, a की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 फिर यही वैल्यू, तो फिर प्लस माइनस √5 - 1/2। ये हो गया हमारा भाई कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन। आगे चलते हैं, 4 तक हो गया। ठीक है, 5th में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड्स ऑफ दिस पैराबोला। मतलब उसने क्या बोला है कि इस पैराबोला का एक नॉर्मल कॉर्ड लिया, ठीक है, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए h, k। p हो गया,
क्यू हो गया। ठीक है, एक तरीका तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे टेंजेंसी कंडीशन होता है c बराबर a बाई एम पैराबोला के लिए, तो वैसे ही नॉर्मल का भी कंडीशन होता है। जैसे मान लिया अगर मैं लिखूं m स्लोप के नॉर्मल का इक्वेशन, तो वो ये था am क्यूब। अगर मैं बोलूं कि पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए कंडीशन फॉर नॉर्मल क्या है, तो यहीं से हम डिराइव करके, मतलब इसी को देख के बोल सकते हैं कंडीशन फॉर नॉर्मल। जैसे टेंजेंसी कंडीशन होता है वैसे ही नॉर्मल का कंडीशन हो गया। कंडीशन लिखते कैसे हैं, y बराबर एम एक्स को छोड़ा एक तरफ, जो बच गया उसको c बोल दिया, तो c बराबर -2am माइनस am क्यूब। दिस इज कंडीशन फॉर नॉर्मल। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि नॉर्मल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पी क्यू का इक्वेशन t बराबर s1 लिख सकते हैं, ये ठीक है, कॉर्ड का इक्वेशन जिसका हमें मिड पॉइंट दे रखा है। क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में बोला था लोकस पढ़ाते समय कि अगर हमें किसी पॉइंट का लोकस चाहिए, किसी भी पॉइंट का लोकस चाहिए, तो उस पॉइंट के एंगल से हम सोचना चालू करते हैं एंड जितना पॉसिबल हो उस पॉइंट को यूज़ कर लिया। तो t बराबर s1 से यहाँ से इक्वेशन कितना हो जाएगा, t में पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो h कॉमा k के लिए यहाँ से t कितना हो जाएगा, y के माइनस ट्वाइस x प्लस एच बराबर s1 कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4ah, ये इक्वेशन हो जाएगा। इसको इस फॉर्मेट में लिखो y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह, तो 2a अपॉन के टाइम्स एक्स प्लस 1/k और माइनस 2ah, और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, -2ah। ठीक है, अब ये कंडीशन लगा दिया, अप्लाई दिस कंडीशन। अगर ये नॉर्मल है, मतलब हमने तो क्या लिखा है, ये तो कोई भी कॉर्ड की इक्वेशन होगी जिसका मिड पॉइंट h कॉमा k है, तो वो इक्वेशन ऐसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया। अब हमारी वाली कॉर्ड में क्या स्पेशलिटी है, इसी कॉर्ड का अगर हमें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो इस कॉर्ड में क्या स्पेशल है, इस कॉर्ड में ये स्पेशल है कि ये नॉर्मल कॉर्ड है। और अगर ये नॉर्मल कॉर्ड है तो y बराबर एम एक्स प्लस सी में लिखने के बाद c का वैल्यू इस फॉर्म में आना चाहिए, तभी ये नॉर्मल कॉर्ड हो सकता है। तो लगा दिया हमने, c की जगह तो ये लिख दिया 1/k k स्क्वायर माइनस 2ah बराबर -2a, m की जगह ये लिख दिया, ये स्लोप है, ये m के बराबर है, तो हो जाएगा 2a/k माइनस a m क्यूब, मतलब 2a/k का होल क्यूब, ये आ गया। तो लोकस के लिए एच के की जगह एक्स वाई रख दिया, तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर -2a, और हाँ मैं देख रहा हूँ सब कुछ सही है ना, हाँ सही है। एक के को अगर धर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, -4a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8a क्यूब 8a रेज़ टू पावर 4 अपॉन k स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि एक के उधर से आया तो कैंसिल हो जाएगा, तो बस यही आंसर हो गया, यही लोकस हो गया। ठीक है ना, आई होप कैलकुलेशंस आर फाइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जैसे नॉर्मल कॉर्ड थी ऐसे ही फोकल कॉर्ड है a,0, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो फिर चालू हो गए h, k। तो एक तो हम वैसे ही करते हैं, जिस पॉइंट का हमें लोकस चाहिए होता है वहीं से हमने चालू किया, तो उससे अगर हमने चालू किया तो इस कॉर्ड का इक्वेशन कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू s1। t कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा वापस। ठीक है,
तो वाई के माइनस 2a एक्स बराबर के स्क्वायर माइनस 2a h, ये हो गया इस कॉर्ड का इक्वेशन। इस कॉर्ड में क्या खासियत है? इस कॉर्ड में ये खासियत है कि ये फोकस से पास कर रहा है, ये वाला कॉर्ड a,0 से पास कर रहा है, तो a,0 को सेटिस्फाई करा दिया, तो x की जगह a, y की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2a स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस 2ah, ये आ गया। तो यहाँ से लोकस कितना हो गया? वाई स्क्वायर बराबर 2a एक्स माइनस ए। लोकस निकालने के लिए h कॉमा के की जगह x कॉमा वाई रख दिया, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो और क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents drawn at ends of a normal chord। फिर क्वेश्चन नंबर 8, if AB is a variable chord such that tangents drawn at the ends of the chord normals drawn at the ends of the chord intersect on the parabola itself, then prove that it passes through a fixed point। Question number 9, Question number 9 says, let a variable tangent to y square is equals to 4ax intersect axes at a and b now if rectangle OAPB is completed
then find locus of point P. ठीक है, चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए नॉर्मल कॉर्ड। तो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल कॉर्ड है और उसके एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट P का लोकस निकालना है। ठीक है, अब जैसा हमने पहले बोला था कि कभी भी अगर हमें जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसी से सोचना चालू करते हैं। तो पी एच कॉमा के बोल दिया, तो P के लिए ये जो नॉर्मल कॉर्ड है ये इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो फॉर P ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, हैंस ए बी का इक्वेशन कितना होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कितना होता है, T बराबर 0। तो पैराबोला तो फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, y² इज इक्वल टू 4x। तो t बराबर 0 कितना आ जाएगा, y के बराबर ट्वाइस ए x प्लस h, ये आ जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 अगर हमने निकाला तो ये आ जाएगा। अब ये हमारे लिए नॉर्मल कॉर्ड है, ये ठीक है। नॉर्मल कॉर्ड मतलब टेंजेंट नॉर्मल वाला नॉर्मल, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कॉर्ड एंड एबनॉर्मल कॉर्ड क्या होता है। एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है यहाँ पे। बट नॉर्मल कॉर्ड के लिए कंडीशन अभी हमने बोला था कि -2am माइनस am क्यूब होता है, तो वो कंडीशन लगा दो इसमें। इसको अगर हम ले जाएं तो ये हो जाएगा y बराबर 2a/k टाइम्स x प्लस 2ah/k। तो m की वैल्यू हो गई 2a/k एंड c की वैल्यू हो गई 2ah/k, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो c की जगह 2ah/k बराबर -2a, m हो गया 2a/k माइनस a, m क्यूब हो गया 8a³ k³। ठीक है, तो एक तो 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, एक k से मल्टीप्लाई कर लिया तो यह आ जाएगा h इज इक्वल टू -2a माइनस 4a³ k²। ये आ जाएगा। ठीक है, लोकस के लिए हो गया ये। अब x प्लस 2a इंटू y² प्लस 4a³ बराबर 0, ये लोकस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेसिकली सिंपल एक रिजल्ट है। पैराबोला में हमने बोला था कि अगर उसने कभी भी ऐसे बोला कि जो कॉर्ड है वो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि A और B पे अगर हमने नॉर्मल खींचा तो वो पैराबोला पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर A मान लिया हमने T1 है और B मान लिया T2 है, तो अगर A और B पे ड्रॉन नॉर्मल वापस पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका कंडीशन तो हमने बोला था कि T1 T2 बराबर 2 होता है, पहली बात। दूसरा हमने बोला था कि अगर T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को हमने लिखा तो वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, -a T1 T2, 0। तो अगर T1 T2 2 हो गया तो ये वाला पॉइंट -2a, 0 हो गया। ठीक है, तो कॉर्ड AB विल कट x एक्सिस
एट -a t1 t2, 0, उसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू 2 रख दिया, मतलब -2a, 0। तो उसका मतलब क्या है कि अगर a और b के एंड पॉइंट्स पे ड्रॉन नॉर्मल वापस पैराबोला पे कट कर रहा है, तो ऐसी सारी कॉर्ड्स इसी पॉइंट से पास करेगा, विच इज -2a, 0। तो दिस इज -2a, 0, एंड दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच AB will pass, hence proved, यही प्रूव करना था। देन प्रूव दैट इट पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, तो प्रूव हो गया। और हमने साथ में क्या बता दिया कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो 2a, 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, लेट ए वेरिएबल टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में एक हमने वेरिएबल टेंजेंट लिया, इंटरसेक्ट एक्सिस, एक्सिस मतलब प्लूरल लिखा हुआ है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात हो रही है, तो वो इसको a और b पे कट करता है। ठीक है, नाउ इफ रेक्टेंगल OAPB, तो OAB तो ये फिक्स्ड है और रेक्टेंगल बनाया गया है, तो P ये होना चाहिए, फिक्स है मतलब इस टेंजेंट के लिए फिक्स है। वैसे तो हम टेंजेंट चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स A, B और P तीनों ही चेंज होगा। रेक्टेंगल OAPB इज कंप्लीटेड, देन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P। तो फिर हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इस पॉइंट का लोकस कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी पॉइंट से चालू कर दिया वापस h, k। तो अगर ये h, k है तो ये पॉइंट हो जाएगा h, 0, ये हो जाएगा 0, k। ठीक है, तो AB का इक्वेशन क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके बारे में क्या खासियत है, क्या खास बात हमें पता है, इस लाइन में क्या स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी ये है कि ये लाइन पैराबोला की टेंजेंट है। तो टेंजेंसी कंडीशन लगा दिया, मतलब हम क्या बोलेंगे, अप्लाई टेंजेंसी कंडीशन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -h/k(x) और प्लस k। तो टेंजेंसी कंडीशन क्या होता है पैराबोला के लिए, c इज इक्वल टू a/m। तो c की वैल्यू कितनी हो गई k, a की वैल्यू कितनी हो गई, वो तो a ही है, और m की वैल्यू हो गई -h/k। ये उल्टा लिख दिया हमने, ये कितना आएगा, k से मल्टीप्लाई किया, h इधर था, तो ये कितना आएगा k/h। तो k इधर ले गए, y स्क्वायर इज इक्वल टू -ax, ये लोकस आएगा। यही आंसर हो गया फिर हमारा।
और एक क्वेश्चन और लिख लिया, क्वेश्चन 10। which says find locus of midpoint of system of parallel chords of the parabola y square is equals to 4ax which have fixed slope and ठीक है। ऐसे मान लिया हमारे पास सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स हैं और इसके बारे में हमें क्या पता है, इनका स्लोप m है। ठीक है, तो ये कॉर्ड ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। तो हमने मान लिया वो h, k है, ये और ये बराबर है। तो ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब ये कोई भी एक वेरिएबल कॉर्ड है, t इज इक्वल टू S1, तो t हो जाएगा वाई के माइनस 2ax प्लस एच बराबर के स्क्वायर माइनस 4ah। ठीक है, हमें m का लोकस चाहिए। m में क्या स्पेशलिटी है कि ये कॉर्ड जो है उसका स्लोप फिक्स है m, दैट इज गिवन। तो गिवन क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड इज इक्वल्स टू m, ये गिवन है। तो लिख लिया भाई, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 2a अपॉन के इज इक्वल्स टू m, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2a अपॉन m। लोकस निकालने के लिए h k की जगह xy रखेंगे। अब h इसमें कहीं आया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, k की जगह y रख लिया, तो ये लाइन आ गया y इज इक्वल्स टू 2a अपॉन m। उसका मतलब क्या है कि अगर हमने इन सब कॉर्ड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है, तो जो लोकस आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इसको बेसिकली हम डायमीटर बोलते हैं। मैं ये जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ डायमीटर कोनिक के अंदर। सर्किल में तो हमने ये सुन रखा है कि सर्किल का डायमीटर क्या होता है, जो उसके सेंटर से पास करे। तो डायमीटर को ऐसे डिफाइन नहीं करते, डिफाइन तो हम ऐसे करते हैं कि कोई भी कोनिक कर्व लिया, उसमें हमने कॉर्ड्स खींचा, तो जैसे सर्किल लिया, सर्किल के अंदर हमने पैरेलल कॉर्ड्स खींचा, उन पैरेलल कॉर्ड्स के जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन किया, तो हमेशा एक लाइन आएगा। सर्किल के केस में वो जो लाइन आएगा वो सेंटर से पास करेगा, तो इसलिए सेंट्रल कॉर्ड को हमने डायमीटर बोल दिया सर्किल के केस में। पैराबोला के केस में जो लाइन आएगा वो एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो उसको डायमीटर बोल दिया। तो एक बार और, डायमीटर वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब IIT जेईई में दे विल नॉट यूज दिस वर्ड पैराबोला के लिए डायमीटर, बट लोकस क्या है ये, डायमीटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। मतलब हमने पैरेलल कॉर्ड्स लिया या फैमिली ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, एक ही बात है, पैरेलल कॉर्ड्स लिया, उनका m फिक्स्ड है, तो उनके जो मिड पॉइंट का लोकस होगा दैट विल बी कॉल्ड डायमीटर। अगर मैंने m चेंज किया, इनका स्लोप चेंज कर दिया, तो मिड पॉइंट का भी लोकस जो है वो चेंज हो जाएगा, वो कोई दूसरा डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।